वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम मशीन लर्निंग की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प और काफ़ी रीसेंट इनोवेशन पे गहरी चर्चा करेंगे, जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स। हाँ, इन्हें लोग आमतौर पर गैन्स कहते हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हैरान कर देने वाले तौर पर असली दिखने वाली चीज़ें बना सकती है, कभी-कभी इतनी असली कि पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। हमारी आज की जो बातचीत है उसका बेस गूगल फॉर डेवलपर्स का एक इंट्रोडक्टरी आर्टिकल है और हमारा मकसद है बेसिकली गैन्स के पर्दे के पीछे झांकना कि ये असल में हैं क्या, ये काम कैसे करते हैं और हाँ, मशीन लर्निंग के फील्ड में इन्हें इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों माना जा रहा है। इससे उम्मीद है हमें एक आइडिया मिलेगा कि ये टेक्नोलॉजी, ये एआई किस हद तक जा चुका है और क्या-क्या करने में सक्षम है। तो शुरुआत करते हैं इस बेसिक सवाल से, गैन्स आखिर हैं क्या? तो बुनियादी तौर पर ये जनरेटिव मॉडल्स हैं। मतलब ये हुआ कि ये अपने ट्रेनिंग डेटा से सीखकर बिल्कुल उस डेटा जैसे ही मगर एकदम नए फ्रेश डेटा इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ कॉपी नहीं कर रहे हैं बल्कि पैटर्न सीखकर कुछ नया बना रहे हैं। इसका एक कमाल का एग्जाम्पल है, जैसे ऐसी इंसानी चेहरों की तस्वीरें बनाना जो असल में किसी भी रियल इंसान के हैं ही नहीं। सोर्स आर्टिकल में एक्चुअली एनवीडिया के ज्ञान द्वारा बनाए गए कुछ ऐसी ही फोटोज का जिक्र भी है। उनको देखो तो यकीन करना मुश्किल होता है कि ये किसी कैमरा से नहीं बल्कि एक एल्गोरिदम ने बनाई है। ये जो रियलिज्म है ना, वही गैन्स की शायद सबसे बड़ी पहचान बन गया है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से ये रियलिज्म अचीव किया जाता है, वही चीज गैन्स को इतना यूनिक बनाती है। इसके आर्किटेक्चर में देखिए दो मेन प्लेयर्स हैं, एक होता है जनरेटर और एक होता है डिस्क्रिमिनेटर। ये दोनों न्यूरल नेटवर्क्स हैं जो एक साथ काम करते हैं, लेकिन बड़े अनोखे तरीके से एक दूसरे के अगेंस्ट, जैसे कंपटीशन में। जनरेटर का काम है नया डेटा बनाना, जैसे वो नकली चेहरे बनाने की कोशिश करना जिसका आपने अभी जिक्र किया। वो लगातार बेहतर होने की कोशिश करता है, ऐसी चीजें बनाने की जो बिल्कुल बिल्कुल असली लगे। और दूसरी तरफ है डिस्क्रिमिनेटर। उसका काम है एक एक्सपर्ट की तरह असली डेटा, जैसे असली इंसानी चेहरों की फोटोज और जनरेटर द्वारा बनाए गए नकली डेटा के बीच फर्क करना सीखना। वो एक तरह का जज है जो ये परखता है कि सामने जो चीज है वो असली है या नकली। अच्छा, तो ये जनरेटर एक तरह का मास्टर फॉर्जर हो गया और डिस्क्रिमिनेटर एक डिटेक्टिव जो उसकी हर नई कोशिश को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और इस खेल में दोनों ही बेटर होते जाते हैं। हाँ, ये एनालॉजी काफी हद तक सही बैठती है। यहाँ एक कांस्टेंट चलने वाली एडवर्सेरियल यानी विरोधाभासी रिलेशनशिप है। जनरेटर का मकसद है डिस्क्रिमिनेटर को धोखा देना, उसे कह सकते हैं बेवकूफ बनाना। ये प्रूफ करना कि उसने जो बनाया है वो इतना अच्छा है कि असली लग रहा है। और डिस्क्रिमिनेटर का मकसद है जनरेटर की हर चाल को समझना और उसके बनाए फेक्स को पकड़ना। इस लगातार कश्मकश में दोनों एक दूसरे को पुश करते हैं। जनरेटर और भी कन्विंसिंग फेक्स बनाने लगता है और डिस्क्रिमिनेटर उन फेक्स को पहचानने में और भी माहिर होता जाता है। तो ये साइकिल चलता रहता है। ये तो सुनने में बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा है। मतलब ट्रेनिंग का प्रोसेस ही एक कंपटीशन है। लेकिन इस कंपटीशन को मैनेज करना आसान तो नहीं होगा ना। मतलब क्या होता है अगर एक दूसरे से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए? अगर डिटेक्टिव हमेशा फॉर्जर को पकड़ ले तो फॉर्जर सीखेगा कैसे? या आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है। गैन्स को ट्रेन करना एक्चुअली नोटोरियसली डिफिकल्ट माना जाता है और इसका एक बड़ा रीजन यही बैलेंस मेंटेन करना है। अगर डिस्क्रिमिनेटर बहुत जल्दी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गया और हर फेक को आसानी से पकड़ने लगा तो जनरेटर को सही फीडबैक नहीं मिलेगा। उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या गलत कर रहा है और कैसे सुधार करे, तो उसका लर्निंग प्रोसेस रुक जाएगा। दूसरी तरफ अगर जनरेटर बहुत जल्दी डिस्क्रिमिनेटर को बेवकूफ बनाना सीख गया या उसे कोई ऐसी कमजोरी मिल गई जिसका वो फायदा उठा सके, तो वो शायद सिर्फ उसी एक तरह का आउटपुट बनाना सीखेगा जिससे डिस्क्रिमिनेटर को धोखा देना सबसे आसान हो। इस प्रॉब्लम को मोड कोलैप्स कहते हैं। हाँ, इसमें जनरेटर डेटा की पूरी डाइवर्सिटी को कैप्चर नहीं कर पाता बल्कि कुछ ही मोड्स या टाइप्स के आउटपुट्स पर अटक जाता है। नतीजा ये होता है कि जो डेटा बन रहा है वो रियल डेटा की विविधता को रिप्रेजेंट नहीं करता। ट्रेनिंग को स्टेबल रखना और इस तरह की प्रॉब्लम से बचना, ये गैन रिसर्च का एक बड़ा फोकस एरिया है। समझ गए। तो ये सिर्फ दो नेटवर्क्स को एक साथ रख देना नहीं है बल्कि उनके बीच की इस नाजुक बैलेंस को मैनेज करना ही असली चैलेंज है।
सोर्स आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि ये जानकारी एक कोर्स का हिस्सा है जो GAN की बेसिक्स और TF-GAN लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके GANs बनाना सिखाता है। TF-GAN ये टेंसरफ्लो की लाइब्रेरी है, राइट? हाँ, बिल्कुल। TF-GAN जो है वो गूगल के टेंसरफ्लो फ्रेमवर्क का एक हिस्सा है। ये खास तौर पर GANs बनाने, ट्रेन करने और इवैल्यूएट करने के लिए हाई लेवल APIs और टूल्स प्रोवाइड करता है। इससे रिसर्चर्स और डेवलपर्स के लिए GANs के साथ एक्सपेरिमेंट करना काफ़ी आसान हो जाता है। और उस कोर्स के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मेंशन किए गए हैं वो हमें एक अच्छा रोड मैप देते हैं कि GANs को गहराई से समझने के लिए किन कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देना ज़रूरी है। उन ऑब्जेक्टिव्स को सिर्फ लिस्ट करने के बजाय क्या हम उन पर थोड़ी बात कर सकते हैं? शायद इससे हमें GANs की पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। ज़रूर ज़रूर। पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेनरेटिव और डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स के बीच का फंडामेंटल अंतर समझना। हमने बात की कि GANs जेनरेटिव हैं, वो नया डेटा बनाते हैं। डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स इसके ऑपोजिट डेटा को क्लासिफाई करने या उसके बीच बाउंड्रीज डिफाइन करने पर फोकस करते हैं। जैसे एक मॉडल जो बताता है कि ईमेल स्पैम है या नहीं, वो डिस्क्रिमिनेटिव है। अच्छा, जो डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क है GAN के अंदर, वो खुद एक डिस्क्रिमिनेटिव टास्क ही कर रहा है, असली VS नकली क्लासिफाई करना। पर पूरा GAN सिस्टम जो है वो जेनरेटिव है। अच्छा, तो डिस्क्रिमिनेटर खुद एक डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल है, लेकिन वो एक बड़े जेनरेटिव सिस्टम का हिस्सा है। ओके, ये डिस्टिंक्शन जरूरी है। नेक्स्ट क्या है? अगला है ये समझना कि GANs किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हमने इमेज जनरेशन की बात की, जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे इमेज टू इमेज ट्रांसलेशन। सोचिए, एक सीन को दिन से रात में बदलना या एक स्केच को रियलिस्टिक फोटो में कन्वर्ट करना। फिर है सुपर रेजोल्यूशन, लो रेजोल्यूशन इमेज को हाई रेजोल्यूशन बनाना। डेटा ऑगमेंटेशन, अगर ट्रेनिंग डेटा की कमी है तो सिंथेटिक डेटा जनरेट करके डेटा सेट को बढ़ाना। यहां तक कि म्यूजिक जनरेशन और टेक्स्ट जनरेशन में भी GANs का यूज हो रहा है। मतलब एप्लीकेशंस काफी डाइवर्स हैं। मतलब ये सिर्फ तस्वीरें बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि एक वर्सेटाइल टूल है डेटा मैनिपुलेशन और जनरेशन के लिए। तीसरा पॉइंट तो हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर के रोल्स। एक बनाने वाला, दूसरा परखने वाला। जी हाँ। चौथा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लॉस फंक्शंस। मशीन लर्निंग में लॉस फंक्शन ये मेजर करता है कि मॉडल का प्रेडिक्शन असली वैल्यू से कितना दूर है, यानी कितनी गलती कर रहा है। मॉडल इस गलती के स्कोर को कम करने की कोशिश करता है। GANs में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि यहाँ दो नेटवर्क्स हैं जिनके गोल्स अलग अलग हैं। जनरेटर का लॉस फंक्शन मेजर करता है कि वो डिस्क्रिमिनेटर को कितना सक्सेसफुली बेवकूफ़ बना पा रहा है। वो चाहता है कि डिस्क्रिमिनेटर उसके फेक्स को असली क्लासिफाई करे। और डिस्क्रिमिनेटर का लॉस फंक्शन मेजर करता है कि वो असली और नकली को कितनी सही तरह से पहचान पा रहा है। वो दोनों में सही फर्क करना चाहता है। तो इन दोनों कंपीटिंग लॉस फंक्शंस को डिफाइन करना और ट्रेनिंग के दौरान उन्हें बैलेंस करना, ये एक नॉन ट्रिवियल टास्क है। सोर्स में इसकी डिटेल्स नहीं है, पर यह प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये गलती का स्कोर वाली एनालॉजी से लॉस फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझना काफी आसान हो गया। और इससे ये भी क्लियर होता है कि ट्रेनिंग इतनी मुश्किल क्यों है। दो अलग अलग स्कोर्स को एक साथ ऑप्टिमाइज करना पड़ रहा है, जो एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं। और पांचवा पॉइंट था ट्रेनिंग के कॉमन प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस, जिस पर हमने मोड कोलैप्स और इंस्टेबिलिटी की बात की थी। बिल्कुल। इन प्रॉब्लम्स को समझना और उनके लिए स्ट्रैटेजीज जानना, जैसे लॉस फंक्शन में मॉडिफिकेशंस, डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर्स या ट्रेनिंग टेक्निक्स में बदलाव, ये सब प्रैक्टिकल सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। और आखिर में लर्निंग ऑब्जेक्टिव है TF-GAN लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके एक्चुअली में GAN बनाना, क्योंकि थ्योरी को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में उतारना ही असली सीख देता है। सही कहा। सोर्स में ये भी मेंशन है कि इस कोर्स के लिए कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं, जैसे मशीन लर्निंग क्रैश कोर्स और टेंसरफ्लो का थोड़ा अनुभव। ये सुनकर शायद कुछ लोग थोड़ा हेजिटेट करें जो उतने टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन हमारी इस चर्चा का मकसद तो कोर कॉन्सेप्ट्स को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाना है। तो उम्मीद है कि इस डिस्कशन से बिना उन प्री रेक्विजिट्स के भी लोगों को ये आइडिया मिल गया होगा कि GANs क्या हैं और ये इतने खास क्यों हैं। कोर आइडिया दो नेटवर्क्स का कंपटीशन से सीखना ये अपने आप में काफी इंट्यूटिव सा लगता है। हाँ, देखिए, फाउंडेशनल नॉलेज हमेशा मदद करती है, लेकिन कोर कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। और ये समझना भी जरूरी है कि GANs सिर्फ फैंसी तस्वीरें बनाने का एक तरीका नहीं है।
ये मशीन लर्निंग की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो हमें दिखाती है कि मशीनें कितनी हद तक कॉम्प्लेक्स पैटर्न समझ सकती हैं और एक तरह से क्रिएटिविटी का प्रदर्शन कर सकती हैं। ये एआई की रचनात्मक क्षमता का एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी डेटा जनरेशन, इमेज एनहांसमेंट, स्टाइल ट्रांसफर, सुपर रेजोल्यूशन जैसे कई फील्ड्स में आप कह सकते हैं क्रांति ला रही है और फ्यूचर में शायद ऐसे एप्लीकेशंस भी पॉसिबल होंगे जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है। अगर हम इसको थोड़े बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो ये एआई के इवोल्यूशन का एक नया चैप्टर है। सिर्फ डेटा को एनालाइज करना नहीं, बल्कि उससे सीखकर बिल्कुल नया, ओरिजिनल जैसा कंटेंट सिंथेसाइज करना। मतलब ये सिर्फ डेटा को प्रोसेस या क्लासिफाई नहीं कर रहे, बल्कि उस डेटा में छिपे हुए पैटर्न्स को इतनी गहराई से समझ रहे हैं कि उस पैटर्न को फॉलो करते हुए नया डेटा जनरेट कर पा रहे हैं। यहां पर एक बड़ा सवाल उठता है। क्या इसका मतलब है कि मशीनें अब क्रिएटिव हो सकती हैं? क्या ये असली क्रिएटिविटी है या सिर्फ एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म की नकल, मिमिक्री? या ये एक बहुत ही फिलोसॉफिकल सवाल बन जाता है और इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि हम क्रिएटिविटी को डिफाइन कैसे करते हैं। अगर क्रिएटिविटी का मतलब है बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट्स को जीरो से बनाना, तो शायद मशीनें अभी वहां नहीं हैं। गैन्स अपने ट्रेनिंग डेटा के स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स को ही रेप्लिकेट करते हैं। लेकिन अगर क्रिएटिविटी का मतलब है एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को नए और अनोखे तरीकों से कंबाइन करके कुछ ऐसा बनाना जो नया लगे, सरप्राइजिंग हो, कन्विंसिंग हो, तो गैन्स निश्चित रूप से उस दिशा में एक बड़ा कदम है। आप सोचिए, क्या इंसान की क्रिएटिविटी भी उसके अनुभवों, सीखी हुई चीजों और देखे हुए पैटर्न्स पर ही बेस्ड नहीं होती? हम भी तो एग्जिस्टिंग आइडियाज को ही रीमिक्स और रिकंबाइन करते हैं ना। गैन्स जो पैटर्न सीखते हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं कि उनसे जनरेट हुआ आउटपुट हमें बिल्कुल ओरिजिनल लगता है। तो क्रिएटिविटी का लेवल लगाना शायद डिस्कशन का टॉपिक है, पर इसमें कोई शक नहीं कि रिजल्ट्स अक्सर हैरान करने वाले होते हैं। ये पर्सपेक्टिव काफी इंटरेस्टिंग है। तो इस सब का मतलब क्या है? ये टेक्नोलॉजी हमें कहाँ ले जा रही है? हमने देखा कि रियलिस्टिक इमेजेस बना सकती है। इसके और क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं या हो सकते हैं? आर्टिस्ट्स गैन्स का इस्तेमाल नए विजुअल स्टाइल्स एक्सप्लोर करने या यूनिक आर्ट पीसेस बनाने के लिए कर रहे हैं। ड्रग डिस्कवरी, साइंस में गैन्स का पोटेंशियल देखा जा रहा है नए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स डिजाइन करने में, जिनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। इससे नई दवाइयां बनाने का प्रोसेस तेज हो सकता है। वीडियो गेम डेवलपमेंट, गेम डेवलपर्स इसका इस्तेमाल रियलिस्टिक टेक्सचर्स, एनवायरनमेंट्स या कैरेक्टर्स जनरेट करने के लिए कर सकते हैं। इससे डेवलपमेंट का टाइम और कॉस्ट दोनों कम हो सकते हैं। फैशन डिजाइन नए क्लोथिंग डिजाइन्स, पैटर्न्स या स्टाइल्स जनरेट करने में भी इसका प्रयोग हो रहा है। और डेटा प्राइवेसी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। कई बार हमें सेंसिटिव डेटा जैसे मेडिकल रिकॉर्ड्स पर मॉडल ट्रेन करने की जरूरत होती है, लेकिन प्राइवेसी कंसर्न्स के कारण हम ओरिजिनल डेटा शेयर नहीं कर सकते। तो गैन्स का इस्तेमाल करके हम उस ओरिजिनल डेटा जैसा ही सिंथेटिक डेटा जनरेट कर सकते हैं जो स्टैटिस्टिकली सिमिलर हो, लेकिन किसी रियल व्यक्ति का ना हो। इस सिंथेटिक डेटा पर मॉडल्स ट्रेन किए जा सकते हैं बिना असली प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज किए। बेसिकली, जहां भी हमें किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन या स्टाइल से मिलते जुलते नए डेटा की जरूरत है, गैन्स एक बहुत पावरफुल टूल साबित हो सकते हैं। सिंथेटिक डेटा वाला पॉइंट तो खास तौर पर रेलेवेंट लगता है आज की डेटा ड्रिवन दुनिया में, जहां प्राइवेसी इतनी बड़ी चिंता है। लेकिन हर पावरफुल टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी कुछ रिस्क्स तो होंगे ही। हाँ, बिल्कुल। सबसे ज्यादा चर्चा डीप फेक्स की होती है, यानी गैन्स का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति की फर्जी वीडियो या ऑडियो बनाना जो बेहद असली लगे। इसका गलत इस्तेमाल मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने, किसी की रेप्यूटेशन खराब करने या फ्रॉड करने के लिए हो सकता है। ये एक गंभीर चुनौती है जिस पर रिसर्चर्स और पॉलिसी मेकर्स दोनों ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग की डिफिकल्टीज, कंप्यूट कॉस्ट और रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करना भी चैलेंजेस हैं। इसलिए रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट बहुत जरूरी है, ये इंश्योर करना कि इस टेक्नोलॉजी का फायदा इसके नुकसान से कहीं ज्यादा हो। ये बात तो सही है। टेक्नोलॉजी तो न्यूट्रल होती है, उसका इस्तेमाल इसे अच्छा या बुरा बनाता है। तो अगर कोई इस विषय में और गहराई से जानना चाहे तो गूगल का ये कोर्स और TF ज्ञान लाइब्रेरी एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, अगर उनके पास वो बेसिक ML और टेंसरफ्लो का ज्ञान हो। जी हाँ, और ये भी याद रखना चाहिए कि GANs का फील्ड बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है। ओरिजिनल ज्ञान आर्किटेक्चर जो 2014 में ईएन गुडफेलो और उनके कोलीग्स ने प्रपोज किया था, उसके बाद से इसमें कई वेरिएशंस और इंप्रूवमेंट्स आ चुके हैं। WGANs, वॉसरस्टाइन ज्ञान्स, साइकिल ज्ञान्स, स्टाइल ज्ञान,
बिग गैन्स, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं, ट्रेनिंग को स्टेबल बनाते हैं या और भी बेहतर रिजल्ट्स देते हैं। ये एक बहुत ही एक्टिव रिसर्च एरिया है, तो हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता रहता है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो गैन्स मशीन लर्निंग का एक ऐसा रोमांचक हिस्सा है जहां दो न्यूरल नेटवर्क्स, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर, एक अनोखे कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। और इस कंपटीशन के नतीजे में जनरेटर इतना काबिल हो जाता है कि वो बेहद वास्तविक, रियलिस्टिक सिंथेटिक डेटा बना सके। और ये सिर्फ तस्वीरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके एप्लीकेशंस आर्ट से लेकर साइंस और प्राइवेसी तक कई अलग अलग डोमेन्स में फैल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एआई की जनरेटिव कैपेबिलिटीज यानी कुछ नया रचने की क्षमता का एक बहुत ही स्ट्रांग प्रमाण है। ये दिखाता है कि मशीन लर्निंग मॉडल्स सिर्फ डेटा को समझ ही नहीं सकते, बल्कि उस समझ के आधार पर कुछ नया भी बना सकते हैं। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। गैंग्स की दुनिया निश्चित रूप से आगे और भी इंटरेस्टिंग होती जाएगी। एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि जैसे जैसे ये मॉडल्स और बेहतर होते जाएंगे और उनके द्वारा बनाया गया कंटेंट असलियत से अलग करना मुश्किल होता जाएगा, हमारी रियलिटी की समझ पर, खासकर डिजिटल दुनिया में इसका क्या असर पड़ेगा। इस विचार के साथ आपको छोड़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।